सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एडवोकेट मोहम्मद वकास टोकर अपने इस लीगल डिफेंडर के प्लेटफार्म से आप लोगों से मुखातब हूँ। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है कि हम मुख्तलिफ़ जो सब्जेक्ट हैं उसकी एक सीरियल बना रहे हैं ताकि जो आने वाले टाइम पे स्टूडेंट्स हो वो हेल्पफुल हो, उनके लिए वो बेनिफिट मिले उससे, और इससे वो चीज़ें मिल जाए उनको जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पैटर्न के वाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, हम वन बाय वन कोशिश कर रहे हैं कुछ चैप्टर्स को, कुछ क्वेश्चंस को कवर करने की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल चेंज। पूरा एक मुकम्मल 20 नंबर का क्वेश्चन है। बारहा ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और हम इस क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। डिफाइन सोशल चेंज, डिस्कस द काजेज़ एंड रेजिस्टेंस ऑफ सोशल चेंज। कि सोशल चेंज क्या होती है, कौन से ऐसे काजेज़ हैं जो सोशल चेंज का बायस बनते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सोशल चेंज का बायस बनते हैं, और सोशल चेंज होने में रुकावट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो इसको रोकती हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशल चेंज नहीं होने देते माशरे में। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल चेंज होती क्या है। यहाँ पे मैंने इसकी एक डेफिनेशन लिखी है कि सोशल चेंज हम किसको कहते हैं। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बोथ द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, यानी कि सोसाइटी में किसी भी किस्म की होने वाली तब्दीली को हम कहेंगे कि ये सोशल चेंज है। अब तब्दीली जो है वो पॉजिटिव वे में हुई है या नेगेटिव वे में हुई है, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि माशरे में, सोसाइटी में तब्दीली हुई है, माशरा चेंज हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा सोशल चेंज है। अब वो कहता है कि इसमें हमने एक चीज़ लिखी है मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब मटेरियल में तमाम मादी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, जो इंसान की आंख देख सकती है, उसको हम कहते हैं मटेरियल कल्चर। जैसे बिल्डिंग है, जैसे लोगों का लाइफस्टाइल है, जैसे कपड़े हैं, और दूसरी कुछ चीज़ें हैं जो कल्चर के साथ साथ, टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती हैं। जो नॉन मटेरियल कल्चर है, इसमें वो चीज़ें आती हैं जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो चीज़ें हमारे अंदर मौजूद होती हैं। जैसे कुछ कस्टम्स ऐसी हो जाती हैं, लोगों के कुछ ऐसे, लोगों का सोचने का अंदाज़, कुछ सोचने का तरीक़ाकार, इसमें लोगों के अंदर कुछ एथिक्स, कुछ इखलाकियात, ये वो चीज़ें हैं जो नॉन मटेरियल में शामिल है। तो वो कहता है सोसाइटी में चाहे वो मटेरियल में चेंज है, चाहे वो नॉन मटेरियल में चेंज है, जैसे कल्चर चेंज होता है उस चेंजिंग को हम बोलेंगे सोशल चेंज। अब वो कहता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सोशल चेंज का बायस बनते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको हम वन बाय वन विद एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि यही वो एलिमेंट्स हैं जो माशरे में सोसाइटी को चेंज करते हैं। इसको हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, कि हमारे वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी में सोशल चेंज लेके आते हैं, सोसाइटी में कल्चरल चेंज लेके आते हैं, माशरे को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है जियोग्राफिकल फैक्टर। नंबर 1 पे जियोग्राफिकल। इस पॉइंट में वो कहता है कि जो जियोग्राफिकल फैक्टर है, जोग्राफिया फैक्टर है, ये माशरे को, सोसाइटी को चेंज करने का बायस बनता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जियोग्राफी में। अब वो कहता है कि जो फ्लड वगैरह होता है, फ्लड, अर्थक्वेक, या इसी तरह का वो कहता है कि हैवी रेन, ये चीज़ें वो हैं जो जियोग्राफिकल फैक्टर का बायस बनती हैं, माशरे को, सोसाइटी को चेंज करने का बायस बनती है। अब वो कहता है कि इस चीज़ों की वजह से हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, ये बहुत ज़्यादा हॉट या कोल्ड वेदर की वजह से, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, वो भी हम इसमें लिख सकते हैं हॉट और कोल्ड वेदर। वो कहता है ये भी वो चीज़ें हैं जो माशरे में, सोसाइटी में चेंजिंग का बायस बनते हैं, कल्चर को चेंज करने का बायस बनते हैं। जैसे हम देखें जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे मोस्टली जो साल का टाइम है वो बर्फ़बारी में गुजरता है। अब उन इलाकों की खुराक का डिफरेंस है हम लोगों से, उन लोगों के कपड़ों का डिफरेंस है, उन लोगों के लाइफस्टाइल का डिफरेंस है, उनके काम में फ़र्क है। तो वो कहता है कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले इलाके हैं, उन इलाकों को कहता है कि लिबास भी चेंज होता है, उन लोगों की खुराक भी चेंज होती है और उनका लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। वो कहता है कि जो वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी में, माशरे में चेंज होती रहती हैं, इन चीज़ों को हम बोलते हैं मटीरियल कल्चर। कपड़े चेंज हो गए लोगों की खुराक चेंज होगी, किस वजह से,
इस फैक्टर को हम बोलेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर, कि जोग्राफियाई तब्दीली की वजह से माशरे में तब्दीली आने को हम एक एलिमेंट समझते हैं सोशल चेंज का। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है बायोलॉजिकल फैक्टर। नंबर 2 पे बायोलॉजिकल फैक्टर, हयातियाती फैक्टर। वो कहता है कि जिस तरह टाइम गुजरता है जीन्स में तब्दीली आती रहती है। हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, हमारे अबाउजाद, हमारे इंसेस्टर्स, वो कहता है कि उनमें जो जीन्स वगैरह में जो जेनेटिक चेंजिंग होती है, इसमें हम लिख सकते हैं जेनेटिक चेंज। वो कहता है ये बायस बनता है माशरे की तब्दीली का। जिस तरह वो कहता है कि हमारे अबाउजाद हैं, उनमें हमें एक जनरेशन गैप है। वो कहता है कि सिर्फ वो दिखने में नहीं है, वो जेनेटिकली भी चेंज है, हमारे जीन्स भी उनसे चेंज है। नो डाउट कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मरूसत में मिलती हैं, आपको विरासत में मिलती हैं, पेरेंट्स की मदद से मिलती हैं, लेकिन वो कहता है कि फिर भी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे कि एक कोई भी हम ले लें कि किसी भी ब्रिटिश नेशनल है, कोई वाइट कलर का बंदा है, अगर उसकी शादी किसी ऐसी लड़की, किसी ऐसी औरत के साथ हो जाए जो किसी और साउथ अफ्रीकन या किसी नॉर्दर्न एरिया से हो जाती है, तो उनके जो आगे बच्चे हैं, वो कहता है कि उनके जीन्स पेरेंट्स की तरफ से होते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस आ जाता है। वो बच्चा सफ़ेद भी हो सकता है, वो बच्चे का कलर डार्क भी हो सकता है। तो वो कहता है इस हवाले से भी माशरे में तब्दीली तो आई है, उस तब्दीली को हम कहेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर। और ये वो कहता है कि हमारा सेकंड एलिमेंट है जो माशरे में सोशल चेंज लेके आता है। इसके बाद अगला हमारा थर्ड पॉइंट है आइडियोलॉजिकल फैक्टर। आइडियोलॉजिकल फैक्टर, नजरियाती अवामल। अब वो कहता है जिस तरह टाइम गुजरता है, टाइम गुजरने के साथ साथ लोगों के सोचने में चेंजिंग आ जाती है। हमारे जो अबाउजाद हैं, उनके जो अबाउजाद हैं, उनके सोचने में और हमारे सोचने में फ़र्क है। हमारी आइडियालॉजी में और उनकी आइडियालॉजी में बहुत फ़र्क है, जनरेशन गैप आ जाता है। और इसी जनरेशन गैप को वो कहता है कि हम बोलते हैं आइडियोलॉजिकल फैक्टर। अब इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी। अगर इन चीज़ों का हम इसमें शामिल करें, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी कहते हैं आज़ादी को, डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत को। वो कहता है कि जिस तरह माशरा, जिस तरह सोसाइटी आगे गुजरती है, विद इन द पैसेज ऑफ टाइम इसमें चेंजिंग आती रहती है, लोगों की थिंकिंग में चेंजिंग आती रहती है। इसमें हम इक्वालिटी को भी शामिल कर सकते हैं। इक्वालिटी, माशरे में बराबरी। वो कहता है कि जिस तरह पहले लोगों की सोच थी, अब मौजूदा सदी में लोगों की सोच को देखा जाए तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जो हमारी आगे जनरेशन आएगी उसके सोचने में, हमारे सोचने में, हमारे अबाउजाद के सोचने में कहता है कि फ़र्क है। लोगों के नज़रियात का फ़र्क है, लोगों की सियासत के हवाले से फ़र्क है, और लोगों की इक्वालिटी के हवाले से, लिबर्टी के हवाले से डिफरेंस है। तो इस फैक्टर को वो कहता है कि हम कहेंगे आइडियोलॉजिकल फैक्टर है, और ये फैक्टर माशरे में तब्दीली लेके आता है। अगला पॉइंट हमारा है कल्चरल फैक्टर। हमारे कल्चर में तब्दीली को वो कहता है कि हम एक फैक्टर कंसीडर करते हैं। कल्चर कहते हैं सकाफ़त को, हमारे रस्म व रिवाज को, हमारे ड्रेसिंग स्टाइल को, हमारी सकाफ़त को, हम वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम हड़प्पा में चले जाएं, मोहनजोदड़ो में चले जाएं, हम लाहौर में मुगलिया ख़ानदान की चीज़ें देखें, वहाँ पे कि उनका कल्चर क्या था। तो वो कहता है जिस तरह टाइम गुजरता है उसी तरह लोगों का कल्चर भी चेंज होता रहता है। एक सदियाँ गुजरती है, अगली सदी आती है, अगली सदी आती है, तो जैसे वो गैप आता है तो वो कहता है कि लोगों का कल्चर भी चेंज हो जाता है। उन लोगों के रस्म व रिवाज में, उन लोगों की सकाफ़त में, उन लोगों के कपड़े पहनने के स्टाइल में, उन लोगों के लिविंग स्टाइल में और हमारे स्टाइल में वो कहता है कि टोटली फ़र्क होता है। कुछ चीज़ें सेम भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली वो कहता है कि जैसे टाइम गुजरता है लोगों का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो वो कहता है कल्चरल फैक्टर में जो तमाम चीज़ें वो कल्चर के वाले से हैं, जब वो चेंज होती हैं तो उस वजह से भी माशरे में तब्दीली आती है। लोगों के लाइफस्टाइल में तब्दीली आ गई, खुराक में तब्दीली आ गई, इस्तेमाल करने वाली चीज़ों में तब्दीली आ गई। इस तमाम तब्दीली को वो कहता है कि हम कहेंगे कि जो फैक्टर्स है जो सोशल चेंज का बायस बनते हैं। एक पॉइंट उसने कहा है टेक्नोलॉजिकल एंड फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर टेक्नोलॉजी के हवाले से। अब इस फैक्टर में वो बात करता है टेक्नोलॉजी के हवाले से चेंजिंग। कहता है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारी आईटी जो है वो मज़ीद बूस्ट हो रही है, मज़ीद डेवलप हो रही है। आईटी की फील्ड में काम हो रहा है। आईटी के अलावा जो दूसरी फील्ड है, इंडस्ट्रियल फील्ड है, मशीनरी आ रही है, नई नई डेवलपमेंट हो रही है, साइंस में नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई इजादात हो रही हैं। पहले जो लोग थे उनको मोबाइल फ़ोन के कंसेप्ट का भी नहीं पता था, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है लोगों ने टेलीफोन ईजाद किया। टेलीफोन के बाद अगला काम मोबाइल फ़ोन का आ गया। अब उससे वो जदीद सिस्टम की तरफ जा रहा है। वो कहता है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसी साथ लोगों में, माशरे में तब्दीली आ रही है।
और इस तब्दीली को वो एक फैक्टर का नाम देता है, सोशल चेंज का फैक्टर है, जो माशरे में सोसाइटी को चेंज करने का बायस बनता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, नफ्सियाती अवामल। साइकोलॉजिकल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो माशरे में मुख्तलिफ तब्दीलियों को लेके आता है। वो कहता है कि अगर हम पास में चले जाएं, पिछले दौर में चले जाएं, तो उन लोगों की नफ्सियात में और मौजूदा ज़माने की नफ्सियात में बहुत फ़र्क है। एक सदी चेंज होने के बाद एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप आ जाता है। उस गैप को वो कहता है कि हम देंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर का नाम, कि ये वो फैक्टर है जो माशरे में लोगों की सोच को, लोगों की थिंकिंग को, लोगों की नफ्सियात को चेंज करता है और उसको अफेक्ट करता है। इसलिए वो कहता है कि इसको भी हम एक फैक्टर के तौर पर कंसीडर करेंगे। आगे वो कहता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कहते हैं कानून साजी को। वो कहता है कि जिस तरह टाइम गुजरता है लेजिस्लेशन में तब्दीली आ जाती है, लोगों की थिंकिंग में तब्दीली आ जाती है, कवानीन बनाने में तब्दीली आ जाती है। पिछली जनरेशन में चले जाए, हमारे बाओ-अजदाद, हमारे एंसेस्टर्स, उनके बाओ-अजदाद, तो वहाँ पर कहता है वो लेजिस्लेशन का कोई और तरीका था। जैसे हम मुगलिया सल्तनत को देखते हैं, मुगलिया ख़ानदान को देखते हैं, तो वहाँ पे बादशाह कानून बना रहे थे। उसके बाद उससे पहले पीछे चले जाएँ तो अंग्रेज़ जो थे वो कानून बना रहे थे। उनके आने के बाद भी कुछ चीज़ें उसमें शामिल हो गई। और इसी तरह वो कहता है मौजूदा सदी में देखा जाए तो जिन मुल्कों में स्टेट जो है वो सॉवरन है, खुद मुख्तार रियासतें हैं, उन्होंने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे वो कहता है कि तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो रन कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के वाले से बात करते हैं तो वो पाकिस्तान में कहता है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पे हम अपने मुल्क का सिस्टम जो है कानून साजी करते हैं। अब पार्लियामेंट का तरीका का डिफरेंट है, वहाँ पे दो हाउसेज़ हैं, हमें पता है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, जिसको सेनेट और कौमी असम्बली बोलते हैं, नेशनल असम्बली। वो कहता है कि लेजिस्लेशन का तरीकाकार विद इन द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। पीछे चले जाएँ तो वो तरीका था, मौजूदा दौर में कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्लियामेंट है। किसी किस्म की अमेंडमेंट करनी है, जो पहले से कवानीन मौजूद है उसमें कोई तरीकाकार कुछ चेंजिंग करनी है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वो कहता है इस हवाले से ये भी हमारा एक फैक्टर है जो सोशल चेंज का बायस बनता है। इसके बाद वो कहता है एजुकेशन, तालीम। वो कहता है तालीम एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हर माशरे में, हर सोसाइटी में चेंज लेके आई है। लोग तालीम के ज़रिए शऊर हासिल करते हैं कि हमने क्या करना है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है और हम किस लिए यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कहता है कि तालीम की वजह से हमें शऊर आया है कि इंसान क्या चीज़ है। तालीम ने हमें ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई है। तालीम ने आज हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो तालीम ही वो ऐसा सोर्स है जो हमें यहाँ तक लेके आई है। तालीम ने हमें ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई है, तालीम ने हमें शऊर दिया है, हमें माशरती बुराइयों से बचाया है, हमें एथिक्स सिखाए हैं, हमें बताया है कि हमने अखलाकियात के मुताबिक ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, हमें अपने मज़हब को समझने में मदद मिलती है। वो कहता है कि इस तमाम लिहाज से हम देखें तो तालीम ही एक ऐसा फैक्टर है जो इन सब से पावरफुल फैक्टर है जो माशरे में तब्दीली लेके आता है। माशरे में, सोसाइटी में एक बंदा पढ़ लिख के एक अच्छा स्टेटस हासिल कर लेता है तो उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी, उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो इसलिए वो तालीम को कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो माशरे में सोशल चेंज को लेके आता है। आगे है वेस्टर्नाइजेशन, मगरबियत। वो कहता है कि मगरबियत एक ऐसा फैक्टर है, वेस्टर्नाइजेशन एक ऐसा फैक्टर है जो माशरे में तब्दीली लेके आता है। हमारे जो एशियन कंट्री में लोग रहते हैं, जो लोग मगरब को फॉलो करते हैं, इन लोगों की कोशिश है कि हम भी वैसे नज़र आएँ जैसे मगरब में लोग रहते हैं, हम भी वैसे खुराक खाएँ जैसे उन लोगों की खुराक है, हम भी वैसे कपड़े पहने जैसे उन लोगों के कपड़े, और हमारा लाइफस्टाइल भी उसी के मुताबिक चले, क्योंकि वो उसको एज ए स्टेटस के तौर पे समझते हैं कि जो मगरब है वो एक तरक्की याफ्ता माशरा है, वो तरक्की पजीर माशरा नहीं है। तो इसलिए जो उनका स्टेटस है उस स्टेटस को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हम भी उन जैसे हो जाएं। तो वो कहता है इस तब्दीली को भी हम कहेंगे सोशल फैक्टर में चेंज लेके आती है कि लोग अपना कल्चर, अपनी सकाफत जो है वो मगरब के कल्चर और सकाफत के मुताबिक चलाना चाह रहे हैं, इसलिए उसने इस पॉइंट को सोशल चेंज वाले फैक्टर में शामिल किया है। आगे पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनतकारी, ये एक ऐसा फैक्टर है जो माशरे में तब्दीली लेके आता है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो माशरे में मटेरियल कल्चर में तब्दीली लेके आता है। हम पास में चले जाएं, हम 100 साल पीछे चले जाएं तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी फैक्ट्रीज इतनी डेवलप नहीं थी।
जो मौजूदा दौर में हमें नज़र आता है। वो कहता है कि पास में जाएं तो हमारे पास इतनी इस्तेमाल की चीज़ें नहीं थी, हमारी इंडस्ट्री का इतना बूस्ट ही नहीं था, इतना कंसेप्ट ही नहीं था लोगों में। तो कहता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है उस हवाले से इंडस्ट्री में तब्दीली होती रही है, आईटी फील्ड में तब्दीली होती रही है, नई प्रोडक्ट्स, नई तब्दीली, नई चीज़ें हमारे इस्तेमाल में आती रही हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो मोबाइल है, आईटी की फील्ड है, कंप्यूटर सिस्टम है, या वो खुराक के हवाले से कोई भी चीज़ है इस्तेमाल के हवाले से। वो कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो माशरे में बूस्ट लेके आता है और माशरे में वो तब्दीली लेके आता है, जिसकी वजह से माशरा और सोसाइटी चेंज हो जाती है। मॉडर्नाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन, जिद्दत या जदीद कारी। कहता है ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं कि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर जो है वो किस किस तरीके से चेंज हो सकता है, क्या क्या वो फैक्टर हैं जो इसकी तब्दीली में लेके आने में मददगार हैं और वो तब्दीली लेके आते हैं। तो उसमें वो कहता है मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा पॉइंट है जो लोग माशरे में मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं। हर बंदा मॉडर्न होने की दौर में लगा हुआ है कि मैं मॉडर्न नज़र आऊँ, मेरी लुक ऐसी हो जाए, मेरी ड्रेसिंग ऐसी हो, हमारा कल्चर ऐसा हो कि हम मॉडर्न नज़र आएँ। वो कहता है इस वजह से माशरा सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है और इस तब्दीली को, इस चेंजिंग को हम कहेंगे फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स में क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकिंग सिस्टम जो है विद इन द पैसेज ऑफ टाइम इट आल्सो चेंज। जैसे जैसे टाइम गुजरा है, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या है, अदले का बदला, यानी कि एक चीज़ आप ले रहे हैं एक हाथ से और दूसरे हाथ से आप उसको कोई और चीज़ दे रहे हैं। एक चीज़ आपके पास है, आपके पास गंदम वाफद मिकदार में है, आप जो इजाफी गंदम है वो दूसरे बंदे को देते हैं और उसके लेवल के मुताबिक आप उसे चावल वगैरह या कोई कपड़े या शूज़, जो भी चीज़ आपको बुनियादी ज़रूरत है आप वो ले लेते हैं। तो वो कहता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरा है हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है ये डेवलप हो गया, बैंकिंग सिस्टम बूस्ट हो गया है। पहले जो लोग थे वो हार्ड कैश अपने पास लेके फिरते थे, लेकिन अब वो कहता है कि इसकी जगह एटीएम कार्ड ने ले लिया है, इसकी जगह हम देख लिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, हमारे पास जैज़ कैश है, इजी पैसा है, इसके अलावा बहुत सी फैसिलिटीज़ है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफ़र है, हम एक कार्ड लेके जाते हैं और तमाम शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, फ्यूल वगैरह डलवा लेते हैं। तो वो कहता है कि इस हवाले से बैंकिंग सिस्टम में तब्दीली जो है ये भी एक सोशल चेंज का बायस बनती है और सोशल चेंज इसमें हो जाती है। इसके अलावा कहता है डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट, डिफरेंट पॉलिटिकल, कल्चरल, माशरे में, सोसाइटी में मुख्तलिफ़ किस्म की सियासत के हवाले से, कल्चर के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से सोशलॉजिकल चेंजिंग आ जाती है। तो उस तब्दीली को भी हम ये कहेंगे कि वो तब्दीली भी एक फैक्टर है माशरे में सोशल चेंज बनने का। माशरे में पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाता है, पहले कोई और गवर्नमेंट है, फिर वो डेमोक्रेसी आ जाती है या आमरीत आ जाती है, कोई फौजी सिस्टम आ जाता है, मार्शल लॉ लग जाता है, या कोई और डिक्टेटरशिप का मामला है या कुछ हो रहा है। वो कहता है कि जैसे पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है सोसाइटी भी चेंज हो जाती है, लोगों का स्टाइल चेंज हो जाता है, लिविंग स्टाइल चेंज होता है, कल्चर चेंज है, कुछ लोगों की सकाफत चेंज होती है, या सोशलॉजिकल मटेरियल में कोई तब्दीली आती है, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। ये हमारा टॉपिक था कि हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो माशरे को, सोसाइटी को चेंज करने का बायस बनते हैं। आगे इसी का क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है रेजिस्टेंस ऑफ सोशल चेंज, इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन से पॉइंट शामिल हैं कि वो इस तब्दीली में रुकावट का बायस बनते हैं। कौन से ऐसे पॉइंट है जो ये तब्दीली होने नहीं देते जो हमने पढ़ी हुई हैं। तो इसके चंद एक पॉइंट है, उस थोड़े से टाइम में इसको डिस्कस करते हैं, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज, इस पॉइंट में वो कहता है कि हमारे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो माशरे में सोशल तब्दीली में रुकावट का बायस बनते हैं। ये वो क्वेश्चन मुख्तलिफ़ तरीके से पूछ सकता है, वो रेजिस्टेंस का वर्ड यूज़ कर सकता है, वो बैरियर का वर्ड यूज़ कर सकता है, या इससे मिलता जुलता रुकावट के हवाले से, बैरियर के हवाले से, स्टॉप के हवाले से, स्टॉपेज के हवाले से वो कोई भी चीज़ यूज़ कर ले तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं जो इसको रोकने का बायस बनते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे हमारे पास एक पॉइंट है कल्चरल लैग, कल्चरल लैग यानी कि सकाफती वक्फा। वो कहता है कि हमारे पास जो पहली रुकावट है वो है सकाफती वक्फा, कि
माशरे में, सोसाइटी में वो कहता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन मटीरियल होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मटीरियल कल्चर में होती हैं। वो कहता है कि ये वो चीज़ें हैं जो सकाफ़ती यानी कि कल्चर लैग का बायस बनता है। लैग का मतलब है वक्फा और टाइम पीरियड, स्टे। मतलब ये है कि माशरे में कुछ मटीरियल चीज़ें हैं, कुछ नॉन मटीरियल चीज़ें हैं। वो कहता है सोसाइटी में मटीरियल और नॉन मटीरियल चीज़ें सोसाइटी को अपडेट होने से रोकती हैं, सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट होने से रोकती है। तो उसको हम कहेंगे कल्चर लैग। और कल्चर लैग जो हमें दिखती हैं जैसे हमारे कपड़े, हमारी खुराक, लिबास, हमारा लाइफस्टाइल और अर्निंग में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, इसको बोलते हैं कल्चर लैग। वो कहता है कि कल्चर लैग एक रुकावट है जो माशरे को चेंज होने से रोकती है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इन्वेंशन, सेकंड पॉइंट है नई जो इजादात हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करने में नाकामी या उसको एक्सेप्ट करने से इनकार। वो कहता है कि माशरे में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो नई इम्प्रूवमेंट हो रही है, उन चीज़ों को लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उन इन्वेंशन को लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। कैसे? हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। एक फार्मर के हवाले से, एक किसान है, वो ज़मीन में खेतों में काम कर रहा है, हल चला रहा है, वो वही पुराने तरीक़ाकार इस्तेमाल करते जा रहा है, मेहनत ज़्यादा कर रहा है, उसकी पैदावार कम है। तो नई मशीनरी, वो नया बीज, नया सिस्टम, नई खादें और नई मेडिसिन जो है वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा कि मेरी जो पैदावार है उसमें इजाफा। वो वही पुरानी जो दकियानूसी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कहता है ये एक ऐसा रुकावट है, ये एक ऐसी बैरियर है जो माशरे को चेंज नहीं हो सकती, माशरे को चेंज नहीं होने देती और माशरे में रुकावट का बायस बनती है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इन्वेंशन। आगे वेस्टेड इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसमें वो कहता है कि बाज़ दफ़ा सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स ऐसे आ जाते हैं जो माशरे को चेंज नहीं होने देते और वो ग्रुप अपना असर और रसूख रखते हैं माशरे में, सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट का नहीं होने देते, सोसाइटी में नई चीज़ें जो हैं उनको डेवलप होने से रोकते हैं, नई ईजादात को इंट्रोड्यूस होने से रोकते हैं, लोगों को तलीम हासिल करने से रोकते हैं या सोसाइटी का जो कल्चर है उसको चेंज होने से रोकते हैं। वो कहता है कि ये वो ग्रुप्स हैं जो माशरे को ऊपर जाने से रोकते हैं, स्टॉप का बायस बनते हैं। और ये भी वो कहता है कि एक रुकावट है माशरे को चेंज होने से रोकने की। ओल्ड पीपल, एक पॉइंट है इसमें, ओल्ड पीपल। हमारी सोसाइटी के बूढ़े लोग। वो कहता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत से बूढ़े लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी को चेंज नहीं होने देते, कल्चर को चेंज नहीं होने देते। इसमें हम इसकी एग्जांपल ऑलरेडी हमने जो लिखी है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ इन्वेंशन, कि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे हैं जो ओल्ड एज हैं, वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, वो नई मशीनरी को लेके नहीं आना चाह रहे। तो वो कहता है कि वो सोसाइटी जो है हमारी वो कैसे चेंज होगी, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगा। वो वही पुरानी चीज़ें अडॉप्ट करते जा रहे हैं और उन्हीं चीज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो कहता है ये भी एक ऐसी रुकावट है जो माशरे में, सोसाइटी में आगे बढ़ने से लोगों को रोकती है। इसमें एक पॉइंट है डिससेटिस्फैक्शन, अदम इत्मीनान। इस पॉइंट में वो क्या कहता है? डिससेटिस्फैक्शन। इस पॉइंट में वो कहता है कि जो भी सोसाइटी में नई मशीनरी आती है, कोई नई चीज़ ईजाद होती है, स्टार्ट में वो कहता है कि उसमें कुछ ना कुछ नकायस मौजूद होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें खामियां होती हैं, कुछ ना कुछ उसमें नुक्स होता है जिसकी वजह से लोग डिससेटिस्फाई होते हैं। हम इसकी एग्जांपल एक गाड़ी के तौर पर ले सकते हैं कि एक गाड़ी कोई नया मॉडल मार्केट में लॉन्च होता है, कोई नई कंपनी लॉन्च होती है, तो लोग क्या करते हैं, जो उसका आउटपुट देखते हैं, उसका रिज़ल्ट देखते हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा निकलता है जो लोगों ने ली है। अगर तो उसके नकायस सामने आ जाएं, उसकी खामियां ज़्यादा सामने आ जाएं, तो लोग उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, उस कंपनी को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर उसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हों तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहता है कि ये भी एक ऐसा फैक्टर है डिससेटिस्फेक्शन कि लोग नई चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश इसलिए डिले करते हैं कि हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है और आगे जाके अगर पॉजिटिव है तो ले लेंगे, नेगेटिव है तो हम इसको छोड़ देंगे। इसलिए वो कहता है कि डिससेटिस्फैक्शन ये एक बैरियर है जो सोसाइटी में, माशरे में रुकावट बनता है इम्प्रूवमेंट की। आगे है एग्जिस्टिंग वैल्यूज़, मौजूदा इक़दार। वो कहता है कि ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो सोसाइटी को चेंज होने से रोकता है। सोसाइटी में एक बैरियर है कि लोग जो मौजूदा चीज़ें हैं उसी को इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, वो नई चीज़ की तरफ जाते नहीं हैं, वो नए कस्टम, नए ट्रेडिशन की तरफ जाते नहीं हैं। वो पहले से जो चीज़ें मौजूद है वो उनसे यूज़ टू हो चुके हैं
और वो उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, खुद से चेंज होने की कोशिश नहीं करते। और जब तक इंसान खुद चेंज होने की कोशिश ना करे, सोसाइटी माशरा चेंज नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट में वो कहता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं, जो मौजूदा रवायात हैं, जो वो लोग चेंज करने की कोशिश नहीं करते, उसमें अपडेशन की कोशिश नहीं करते, उसको अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करते। इस वजह से वो कहता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो सोसाइटी है, वो वहीं पे रुक जाती है, उसमें तब्दीली नहीं आती है। आगे एक पॉइंट है एलिमेंट ऑफ फियर। एलिमेंट ऑफ फियर, खौफ का आंसर। इसमें वो कहता है कि ये भी एक ऐसा फैक्टर है कि हम इसको एज ए फैक्टर काउंट करते हैं, जो सोसाइटी में एक बैरियर के तौर पर गिना जाता है, कि लोग जो हैं उनमें खौफ का आंसर पाया जाता है, चाहे वो किसी तब्दीली की वजह से है, किसी टेक्निकल तब्दीली की वजह से है, किसी कल्चरल तब्दीली की वजह से है, या किसी और तब्दीली की वजह से है, या लोगों की सोच में है, लोगों की थिंकिंग में है, या वो पॉलिटिक्स के हवाले से है, या माशरे को चेंज करने के हवाले से है, कि लोगों में कुछ ना कुछ कहीं पे भी अगर कोई खौफ का आंसर पाया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि लोग तब्दीली से डर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए वो कहता है ये भी एक बैरियर होता है सोसाइटी में चेंज ना होने का। अगर कमिटमेंट टू ट्रेडिशन, अपनी रवायात से वाबस्तगी। अब वो कहता है इस पॉइंट में कि जो रवायात, जो रस्म व रिवाज हम जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमने अपने आबा-ओ-अजदाद को यही काम करते हुए देखा है, तो आगे हम भी वही काम करते हैं कि हमारी कमिटमेंट है कि हम ये काम करेंगे। हम अगर सोसाइटी में एक बंदा चेंज होने की कोशिश करता है, तो उसको इस चीज़ का खौफ होता है कि सोसाइटी से कट, सोसाइटी में जो लोग मौजूद हैं वो मुझे सोसाइटी से लैदा ना कर दें, तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करूँगा। इसलिए वो कहता है कि लोग अपने ट्रेडिशन के साथ, अपनी रवायात के साथ, ये कमिटमेंट है, लोग वैसे ही चलते रह रहे हैं, अपने माशरे को, सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते कि हम इसको चेंज कैसे करेंगे। अगर वो कोशिश नहीं करेंगे तो वो कहता है सोसाइटी या माशरा चेंज कैसे होगा। इसलिए इसको भी एज ए बैरियर कंसीडर किया जाता है। आगे हैबिट, आदत, लोगों की आदत। वो कहते हैं हमारी ये आदत ही नहीं है कि हम चेंज लेके आएँ, हम तब्दीली लेके आएँ, हम समझते नहीं हैं कि हम तब्दीली को अपने ऊपर हावी करें। इसलिए वो कहता है हैबिट भी एक ऐसा बैरियर है कि लोग अपनी आदत की वजह से माशरे को, सोसाइटी को चेंज नहीं होने देते। वो जैसे है, जिस तरह हैं, उसी तरह ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं, और वो चेंजिंग की तरफ, तब्दीली की तरफ जाते नहीं हैं। वहीं पे अपनी ज़िंदगी महफूज कर देते हैं कि खैर हमें चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं हम ठीक हैं। तो वो कहता है कि यह हैबिट भी एक ऐसा बैरियर है जो माशरे में तब्दीली का रुकावट है, तब्दीली को रोकने की वजह है। इकनॉमिक डिस्पैरिटी, लास्ट पॉइंट है इसका, इकनॉमिक डिस्पैरिटी। इकनॉमिक डिस्पैरिटी, माशी अदम मुसावात। वो कहता है कि हमारे माशरे में जो हमारे पास वसाइल हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी एरिया में किसी लोगों पे, कुछ लोगों के पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की भी बड़ी तवज्जो है, गवर्नमेंट बड़े नए नए प्रोजेक्ट बना देती है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल इग्नोर कर दिए जाते हैं और बजट में उनका थोड़ा सा हिस्सा रखा जाता है, वो बैकवर्ड एरियाज़ में आ जाते हैं और वो मज़ीद टाइम के साथ साथ नीचे की तरफ जाते रहते हैं। तो वो कहता है कि इकनॉमिक डिस्पैरिटी भी एक ऐसा बैरियर है जो माशरे को चेंज होने से रोकता है। किसी बैकवर्ड एरिया में चले जाएँ, वहाँ पे जो लोग आबाद हैं उन लोगों का लाइफस्टाइल देखें, और किसी डेवलप एरिया में चले जाएँ, किसी अच्छे सिटी में, किसी मॉडर्न सिटी में चले जाएँ, तो उन लोगों के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वो कहता है जब तक हमारी इकनॉमिक जो है इसमें डिस्पैरिटी मौजूद है, इसमें अदम मुसावात मौजूद है, तब तक वो कहता है हमारी सोसाइटी या वो चेंज नहीं हो सकती। तब तक उस बैकवर्ड एरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ या वो चेंज नहीं हो सकती, उसमें बूस्ट नहीं आ सकता। अगर हम इकनॉमी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम इस बैरियर से जान छुड़वा सकते हैं। ये वो पॉइंट है जो तमाम सोसाइटी में, माशरे में सोशल चेंज ना होने का बायस है, यानी कि इसमें बैरियर है, इसमें रुकावट है। इस वजह से वो कहता है सोसाइटी जो हमारा माशरा है वो चेंज नहीं होता है। ये क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश की है कि शॉर्ट से टाइम में हमारे तमाम जो पॉइंट है वो कवर हो जाए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन तमाम पॉइंट्स की हर के आगे 3 से 4 लाइनों की एक्सप्लेनेशन लिखें, हमारा क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाता है। बाकी कोई और टॉपिक इंशाल्लाह किसी और दिन उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।